जी हाँ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका डाउट क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यूपीपीसीएल जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। तो हम डिस्कस करेंगे जो भी पुराने पेपर हैं, यहाँ प्रीवियस ईयर पेपर हैं यूपीपीसीएल जूनियर इंजीनियर के जो पहले कंडक्ट हुए हैं। तो उनमें से कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। तो उन्हीं कॉन्सेप्ट को हम देखेंगे जिससे कि आपकी एक्यूरेसी बढ़ सके और आपके नंबर कंफर्म हो सकें। तो ऐसे काफ़ी कॉन्सेप्ट हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, क्योंकि फ्रेंड क्वेश्चन ज़रूर नया होता है लेकिन कॉन्सेप्ट वही होता है। तो हम आज के वीडियो में ऐसे ही कुछ ट्रिकी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 25 नवंबर 2019 के क्वेश्चन पेपर से। तो आने वाले टाइम में भी हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो फ्रेंड, पहला क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में लगभग पूछ लिया जाता है कि आपको पिच फैक्टर बताना होता है। तो पिच फैक्टर आपको बताने के लिए देखिए फ्रेंड, यहाँ पे दिया हुआ है वाइंडिंग स्टेटर स्लॉट दिया हुआ है, पोल्स दिए हुए हैं, कॉइल स्पैन दिया हुआ है। तो कॉइल स्पैन 1 to 8 यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे कॉइल स्पैन हो जाएगा आपका, कॉइल स्पैन हो जाएगा 8 - 1, यानी कि कॉइल स्पैन हो जाएगा 7। लेकिन अगर हम एक्चुअल कॉइल स्पैन निकालें, यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक्चुअल कॉइल स्पैन। तो कॉइल स्पैन अगर हम बात करें तो स्लॉट पर पोल होता है। तो स्लॉट पर पोल, तो स्लॉट आपको दिए हैं 36 और पोल आपको दिए हैं 4। तो एक्चुअल जो आएगा आपका 9 आएगा। तो यहाँ पे आ गया आपका 9 एक्चुअल आ गया। तो अगर हम बात करें यहाँ पे डिफरेंस की, तो चलिए फ्रेंड नया पेज ले लेते हैं और हम बात कर लेते हैं। तो एम्प्टी जो स्लॉट आएगा आपका, एम्प्टी स्लॉट आएगा वो आपका एक्चुअल आपका 9 आया, लेकिन आपको गिवन है 7। तो ये आ जाएगा आपका 2। तो यहाँ पे एम्प्टी स्लॉट आ गया 2। एम्प्टी स्लॉट हमने इसलिए निकाला जिससे कि हम अल्फ़ा निकाल सकें। तो अल्फ़ा निकालने के लिए क्या होगा फ्रेंड, 180 डिग्री इंटू एम्प्टी स्लॉट अपॉन टोटल स्लॉट यानी कि 9। तो ये हो जाएगा आपका 9 से ये कट जाएगा 20/2, मतलब 20 × 2 यानी कि 40 डिग्री आपका आ गया अल्फ़ा। अल्फ़ा जब आ गया तो फ्रेंड आपका पिच फैक्टर निकालना बहुत इजी हो जाता है। पिच फैक्टर क्या होता है आपका, कॉस अल्फ़ा बाई 2, ये होता है आपका पिच फैक्टर। तो पिच फैक्टर निकालने के लिए कॉस 40/2, तो ये हो जाएगा कॉस 20 डिग्री। तो सही आंसर है आपका कॉस 20 डिग्री। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था फ्रेंड, काफ़ी बार रिपीट होता है। तो देखिए फ्रेंड, सही आंसर है कॉस 20 डिग्री। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए एक इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आपको निकालना है फ्रेंड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का आपको फार्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है फ्रेंड, साइन m β/2 डिवाइड बाई m साइन β/2। तो ये तो होता है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का आपका फार्मूला। एक और बात आपको हम बताना चाहेंगे फ्रेंड, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर और पिच फैक्टर की आइडियल वैल्यू होती है हमेशा 1। तो यहाँ पे ये तो हो गया डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का फार्मूला, जो कि आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको दिए हुए 18 स्लॉट दिए हुए हैं, 2 पोल्स दिए हुए हैं, 3 फेज की वाइंडिंग दी हुई है। 18 स्लॉट यहाँ पे अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो हम इरेज कर देते हैं। 18 स्लॉट दिए हुए हैं, 2 पोल्स दिए हुए हैं, 3 फेज की वाइंडिंग दी हुई है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं फ्रेंड m। तो m जो होता है आपका स्लॉट पर पोल पर फेज। तो स्लॉट आपको दिए हुए 18, पर पोल आपको 2 और फेज आपको दिए हुए 3। तो 18 डिवाइड बाई 6, तो आपका m आ गया 3। तो m = आ गया आपका 3। अगर हम फ्रेंड बीटा की बात करें, अगर हम बीटा निकालना है तो बीटा निकालने के लिए इसको और इरेज कर देते हैं यहाँ पे। तो बीटा जो होता है आपका 180 डिवाइडेड बाई स्लॉट पर पोल। तो 80 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा आपका 180 डिवाइडेड बाई 9। तो ये हो जाएगा आपका बीटा = आ जाएगा आपका 20 डिग्री। तो देखिए बीटा आ गया आपका 20 डिग्री, m आपका आ गया 3। तो आप यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आसानी से निकाल सकते हो। तो जो आपका KD जो हो जाएगा, KD = हो जाएगा साइन m का आपका वैल्यू आया 3, उसके बाद बीटा की वैल्यू आया 20 डिवाइड बाई 2 अपॉन 3, मतलब m साइन 20 डिवाइड बाई 2। तो ये हो जाएगा आपका साइन ये 10 अपॉन 3 साइन 10। तो फ्रेंड ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए साइन 30 और 3 साइन 10। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। देखिए साइन 30 और 3 साइन 10 आपका आंसर हो गया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था फ्रेंड। जनरली ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, तो काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है और आप गलती कर देते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी फ्रेंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको फ्रेंड वंस कॉम्प्लीमेंट आपको बताना है इस वैल्यू का। तो वंस कॉम्प्लीमेंट आपको बताना है, तो वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है फ्रेंड, देखिए तो नेगेटिव अगर हम बात करें व्हाट इज़ द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस नंबर, तो इसका अगर वंस कॉम्प्लीमेंट बताना है तो 1 0 0 0 1। अब यहाँ पे माइनस लगाए तो आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि माइनस का क्या करें। तो फ्रेंड जब हम वंस कॉम्प्लीमेंट किसी वैल्यू का या टूस कॉम्प्लीमेंट दिखाते हैं तो एक्चुअल में वो माइनस वैल्यू ही रिप्रेजेंट करता है। यानी कंप्यूटर में अगर हम नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिस्टम यूज़ करते हैं वो वंस कॉम्प्लीमेंट और टूस कॉम्प्लीमेंट ही है। तो इसका नॉर्मली वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जीरो को वंस कर देंगे, वंस को जीरो कर देंगे। तो इसका जो वंस कॉम्प्लीमेंट होगा, देखिए 1 को कर देंगे जीरो, जीरो को कर देंगे 1 0 0 1, तो आंसर हो जाएगा 1 0 0 और ये। तो सही आंसर आपका ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट द डिफ्लेक्शन। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में जो डिफ्लेक्शन टॉर्क होता है, देखिए काफ़ी टाइम्स ये क्वेश्चन रिपीट होता है, कहीं पीएमसी इंस्ट्रूमेंट पूछ लेगा, कहीं मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट पूछ लेगा। तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में जो डिफ्लेक्शन आपका होता है वो प्रोपोर्शनल होता है आई स्क्वायर के, आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। इसीलिए ये जो रहता है, ये मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट एसी वैल्यू और डीसी वैल्यू को मेजर कर सकता है। अच्छा, एसी वैल्यू और डीसी वैल्यू को मेजर इसलिए कर सकता है क्योंकि आई स्क्वायर है, एसी की जो वैल्यू होती है एक बार पॉजिटिव होती है और एक बार नेगेटिव होती है, और डीसी की वैल्यू जो होती है वो हमेशा तो या तो पॉजिटिव रहेगी या नेगेटिव रहेगी। तो इसका जो स्केल रहता है आई स्क्वायर रहता है, इसका जो स्केल रहता है वो नॉन लीनियर रहता है। मूविंग आयरन का जो स्केल रहता है वो नॉन लीनियर रहता है, और ये एसी और डीसी दोनों ही मेजर कर सकता है, क्योंकि अगर नेगेटिव वैल्यू होगी तो उसका स्क्वायर होके ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू ही हो जाएगी। तो हमेशा ध्यान रखिए फ्रेंड, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं एसी और डीसी दोनों को मेजर करने के लिए यूज होते हैं। स्केल इनका नॉन लीनियर होता है और आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल इनका डिफ्लेक्शन होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी टाइम्स रिपीट होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 बिट का बाइनरी नंबर है, इसका आपको डेसिमल नंबर आपको बताना है। तो डेसिमल नंबर आपको बताना है, तो 101.101। तो आपको पता ही है कि इसका वेट होता है 2 की पावर 0, इसका वेट होता है 2 की पावर 1, इसका वेट अगली डिजिट का 2 की पावर 2, और यहाँ अगर हम बात करें 2 की पावर -1, 2 की पावर -2 और 2 की पावर -3। तो ये तो वेट की बात हो गई। अब इनका आप डिजिट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 × 2 की पावर 0 प्लस 0 × 2 की पावर 1 और प्लस 1 × 2 की पावर 2, और यहाँ पे प्लस 1 × 2 की पावर -1 प्लस 0 × 2 की पावर -2 प्लस 1 × 2 की पावर -3। तो देखिए फ्रेंड, ये तो हो जाएगा आपका 4 2 की पावर 2 यानी कि 4 प्लस ये आपका 0 हो जाएगा, प्लस 0 और प्लस ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 0 की वैल्यू 1 तो 1, और प्लस ये हो जाएगा 1/2 प्लस नेक्स्ट डिजिट 0 हो जाएगी, ये वाली डिजिट 0 हो जाएगी क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हुआ, और ये वाली डिजिट 1/8 तो 1/8। चलिए ले लेते हैं एक और नया पेज, तो उसमें हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 और 1 ये हो जाएगा 5, 4 और 1 हो जाएगा आपका 5, तो ये हो जाएगा 5 और 1/2 प्लस 1/8, तो प्लस 1/2 प्लस 1/8। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 5 प्लस यहाँ पे 8 हम एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 4 + 1, तो 5 + 5/8। तो इसको अगर हम यहाँ सॉल्व करेंगे तो 5 + 0.625, तो ये हो जाएगा 5.625, और ये हो जाएगी डेसिमल वैल्यू सही आंसर। चलिए देखते हैं फ्रेंड, तो देखिए यही आपका आंसर आ रहा है। तो ये डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, ये भी जनरली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनर्जी स्टोर्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, एनर्जी स्टोर आपको बतानी है मैग्नेटिक फील्ड में, जिसकी लेंथ आपको दी हुई है L मीटर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया आपको दिया हुआ A² H। तो एनर्जी स्टोर मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर जो होती है इक्वल टू होती है 1/2 Li², तो इक्वल टू होती है आपकी 1/2 Li²।
तो देखिए फ्रेंड इक्वल टू 1/2 Li²। तो L की जगह आप वैल्यू पुट के यहाँ पे कर दीजिए कोई, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऑप्शंस नहीं है। तो L आपको पता है फ्रेंड, L इक्वल टू आपका होता है μ0a n²/L। तो ये वैल्यू रख दीजिए μ/L² इंटू I², ये जूल। तो फ्रेंड ये देखिए ऑप्शन 2 आपका सही आंसर है। तो आपको याद रखना 1/2 Li², L की जगह आप वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा, यह डैश इज ए टेम्परेचर सेंसिटिव रजिस्टर हुज रेजिस्टेंस डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो देखिए फ्रेंड, थर्मिस्टर का जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है वो हाईली नेगेटिव होता है। हाईली नेगेटिव मतलब अगर टेम्परेचर बढ़े तो रेजिस्टेंस बहुत तेज़ी से घटता है। तो हाईली नेगेटिव होता है थर्मिस्टर का टेम्परेचर कॉफिशिएंट। तो इसमें से थर्मिस्टर ही है जो सुइटेबल है, तो हाईली नेगेटिव होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ। तो कैपेसिटर में क्या होता है फ्रेंड, एक कैपेसिटर में क्या रहता है, कैपेसिटर में कंडक्टर सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर। तो कैपेसिटर में क्या रहता है कि दो कंडक्टर रहते हैं, यानी दो कंडक्टर प्लेट रहती हैं जो कि सेपरेटेड होती हैं एक इंसुलेटर के द्वारा। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यानी कि दो प्लेट होती हैं कंडक्टर की, उसके बीच में एक इंसुलेटर फिल किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे ये 2021 लिखा हुआ है लेकिन ये 2019 यहाँ पे है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट। तो जो सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट होती है ऑफ सर्किट ब्रेकर, तो जो सर्किट ब्रेकर की ब्रेकिंग करंट होती है वो फ्रेंड सीधी होती है √3 इंटू रेटेड ब्रेकिंग करंट और रेटेड सर्विस वोल्टेज। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी टाइम्स ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आप लोगों से। तो इसमें मिस्टेक आपको नहीं करनी है, इसमें नंबर आपको नहीं गंवाने। तो रेटेड सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट इंटू रेटेड सर्विस वोल्टेज, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए फ्रेंड देख लेते हैं, और ये √3 भी होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फिर से अगेन फ्रेंड आपको क्वेश्चन पूछा गया एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर। तो इंडक्टर में आपको एनर्जी स्टोर बतानी। तो इंडक्टर में एनर्जी स्टोर अभी हमने आपने पढ़ा 1/2 Li² होता है। तो देखिए L 1/2 Li², आई की जगह यहाँ पे dq/dt। आई क्या होती है, करंट फ्लो जो होती है, चार्ज करंट जो होती है, चार्ज फ्लो रेट होता है। तो dq/dt आई की जगह आप रख दीजिए। तो 1/2 Li की जगह dq/dt का होल स्क्वायर। तो देखिए ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल मैच कर रहा है। तो देखा फ्रेंड, एक ही पेपर में आपका उसी फार्मूले पे दो टाइप से क्वेश्चन घुमाया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन में आपको नंबर नहीं गंवाने। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सीधा फ्रेंड आपको EMF का इक्वेशन पूछा गया। तो EMF पर P/N/Z/60 ये जो होता है, सीधी इक्वेशन पूछी गई है, इसको आपको गलत नहीं करना है। तो इसको आप याद कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड डेसिमल का। फिर से देखिए आपको बाइनरी पूछा गया है, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी। सेम कॉन्सेप्ट पे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप कॉन्सेप्ट पे पकड़ नहीं बनाएंगे तो आपका सिलेक्शन बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए आप क्वेश्चन ना देखिए, उसके कॉन्सेप्ट पे जाइए। तो देखिए डेसिमल टू बाइनरी आपको कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल को यहाँ लिख लीजिए, 2 से यहाँ से डिवाइड करिए 10 0, 2 से अगेन डिवाइड करिए 5 0, 2 से अगेन डिवाइड करिए 2 1, 2 से अगेन डिवाइड करिए 1 0, और इस तरह से आप लिख दीजिए। तो 1 0 1 0 0, तो 1 0 1 0 0, ये आपका ऑप्शन से बिल्कुल सही आंसर है। कुछ नहीं करना है, 2 से आप डिवाइड करते चले जाइए, आंसर आपका मिल जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू कन्वर्ट 0 to 1 mA मीटर मेजर टू करंट रेंज ऑफ 0 to 100 mA। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द मीटर, इंटरनल रेजिस्टेंस आपका मीटर दिया हुआ है। तो एक अमीटर को आपको क्या करना है फ्रेंड, अमीटर को आपको हाई करंट मेजर करने के लिए यूज़ करना है। तो आपको शंट की वैल्यू बतानी है। तो हमेशा याद रखिए, हमेशा अमीटर जो रहता है उसकी रेंज बढ़ाने के लिए शंट का यूज़ हम करते हैं। तो शंट की वैल्यू जो निकालेंगे, फार्मूला होता है सीधा मीटर का रेजिस्टेंस इंटू I/m/m -1।
तो RM आपको देखिए दिखा हुआ है, RM आपको दिया हुआ है 100 ओम, और जो आपको करंट मेजर करनी है नहीं वो 100 मिली एम्पियर, और जो आपको मीटर की करंट दी हुई है वो 1 मिली एम्पियर -1, तो ये हो जाएगा 100/99, 100/99। तो 99 से अपॉन 100 का डिवीज़न होगा तो ये आ जाएगा 1.01 ओम का रेजिस्टेंस। तो 1.01 ओम का रेजिस्टेंस आप क्या करेंगे फ्रेंड, पैरेलल में जोड़ देंगे। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड कुछ नहीं करना था आपको इसमें, एक बार और हम आपको बता देते हैं इसको इरेज करके। तो फ्रेंड जैसा कि आपका ये मीटर है आपका, अगर इसकी आपको रेंज बढ़ानी है, मान लीजिए इसमें आई करंट दी हुई है, इसकी रेंज बढ़ानी है तो पैरेलल में एक आप RS जोड़ देंगे मीटर के केस में। तो RS की जो वैल्यू होगी वो क्या है आपकी मीटर का रेजिस्टेंस अपॉन आई जो आपको अब मेजर करनी है, आई यानी कि जो आपको अब मेजर करनी है ये मीटर करंट, तो आई अपॉन IM -1 ये फार्मूला होता है। सीधे इस फार्मूले में आप पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड काफ़ी बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। देखिए इंडक्टर में आपका एनर्जी स्टोर 2 बार पूछ लिया है, अब आपका कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर पूछ रहा है। तो एनर्जी स्टोर यानी कि 1/2 CV²। तो ये होता है आपका कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर 1/2 CV²। तो देखिए फ्रेंड कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देखिए वोल्टेज को आपको एलिमिनेट करना है, तो आपका Q इक्वल टू होता है CV, तो V की जगह आप रखेंगे Q/C। तो जब V की जगह आप Q/C पुट करेंगे तो 1/2 C इंटू Q का होल स्क्वायर अपॉन C का होल स्क्वायर, एक C से आपका एक C कट जाएगा, तो 1/2 Q² अपॉन C आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना है फ्रेंड, आपको एलिमिनेट करना होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड आपका इलेक्ट्रॉनिक्स से। तो ये आपको एक दिया हुआ है सिंबल यानी कि फिगर आपको दिया हुआ है, इसमें आपको गेट की पहचान करनी है। तो देखिए गेट की पहचान आप कैसे करेंगे, ये आपको वेवफॉर्म दी हुई है और दूसरी वेवफॉर्म जो आपको दी हुई है इस तरह की कुछ दी हुई है। तो इसमें आपका जो आउटपुट दिया हुआ है देखिए दिखाते हैं आपको, जो आउटपुट वेवफॉर्म दी हुई कुछ इस तरह की वेवफॉर्म आपको दी हुई है। देखिए ये आपकी आउटपुट है, ये इनपुट है A और B। देखिए जब A हाई है, आपका A हाई है और B लो है, तब भी आपका आउटपुट हाई मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आप A लो है और B हाई है, तब भी आपका आउटपुट हाई मिल रहा है। यहाँ पे देखेंगे आप A हाई है B लो है आपका, तब भी आपका आउटपुट हाई मिल रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे इस पीरियड में A भी लो है B भी लो है, तो आउटपुट आपका लो मिल रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे A आपका लो है और B आपका हाई है, B आपका हाई है, तब आउटपुट आपका हाई मिल रहा है। तो फ्रेंड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कुछ नहीं है फ्रेंड, आपका लॉजिक कौन सा लग रहा है। देखिए लॉजिक आपका यही लग रहा है, देखिए A हाई है और B लो है, तो अगर A हाई है और B आपका लो है, आउटपुट आपको क्या मिल रहा है, हाई मिल रहा है। दूसरे पीरियड में देखेंगे अगर B लो है, माफ़ कीजिए V हाई है A लो है, तब भी आउटपुट आपका हाई मिल रहा है। तो इसी तरह अगले पीरियड में देखेंगे A हाई है और V लो है, तब आपका आउटपुट हाई मिल रहा है। तो कुछ नहीं है फ्रेंड, ये X = A + B की कंडीशन है, यानी कि आपको OR गेट का ये ट्रुथ टेबल दिया हुआ है। तो OR गेट में क्या होता है, कोई भी एक इनपुट हाई होने पे आपका आउटपुट हाई मिलेगा। और यहाँ पे देखिए आपका जब A लो है और B भी लो है, तो आपका आउटपुट यहाँ पे लो मिल रहा है। तो जब दोनों लो रहेंगी तो आपका आउटपुट लो मिलना चाहिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको वेवफॉर्म पहचानना आना चाहिए। तो ये आपका हो जाएगा OR गेट का सिंबल है। तो चलिए देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पीक लोड पावर प्लांट। तो पीक लोड पावर प्लांट क्या होते हैं फ्रेंड, जो जनरली लोड पर आ जाते हैं, बहुत कम समय में ऑन हो सकते हैं और ऑफ हो सकते हैं। तो पीक लोड का मतलब ही यही होता है कि जब रिक्वायरमेंट हो बहुत जल्दी से जल्दी ऑन हो जाए। तो थर्मल पावर प्लांट जो है पीक लोड पावर प्लांट आपका नहीं है।
थर्मल पावर प्लांट आपका बेस लोड पावर प्लांट है, क्योंकि अगर ये एक बार ऑफ हो गया तो इसको वापस ऑन करने के लिए या वापस सर्विस में लाने के लिए या ऑपरेटिंग कंडीशन में लाने के लिए कम से कम आपका 4 से लेकर 8 घंटे लगते हैं। वो डिपेंड करता है आपका कोल्ड लाइट ऑफ है या हॉट लाइट ऑफ है। तो फ्रेंड, थर्मल पावर प्लांट आपका पीक लोड पावर प्लांट नहीं है, जबकि गैस पावर प्लांट आपका पीक लोड पावर प्लांट है। बहुत जल्दी लोड पर आ जाता है, बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है। सोलार भी आपका और विंड भी आपका पीक लोड पावर प्लांट है, डीजल भी आपका पीक लोड पावर प्लांट है, इसलिए इनकी वैल्यू काफ़ी हाई होती है, प्राइस काफ़ी हाई होते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाफ एडर में कैरी आउटपुट इज हाई इफ़ द इनपुट आर। तो हाफ एडर में क्या होता है फ्रेंड, कैरी जो है आपकी हाई होगी अगर इनपुट आपकी हाई है। तो सबसे पहले तो आप हाफ एडर में हम बात करें कैरी के लिए, जो देखिए हाफ एडर जो होता है वो दो, ये ए और वी, तो 2 बिट का सम कराता है। तो ए एक्सॉर बी, तो हाफ एडर की 2 आउटपुट हमें मिलती हैं। तो एक हमें मिलती है आउटपुट और एक मिलती है कैरी, जो कि होती है एंड। तो कैरी की अगर आउटपुट हमें हाई चाहिए तो इस पर लिखा हुआ कैरी आउटपुट इज हाई। तो देखिए सम की एक्सप्रेशन ही होती है, कैरी की एक्सप्रेशन ही होती है। तो कैरी की एक्सप्रेशन अगर हाई चाहिए तो देखिए एंड में क्या होता है, दोनों हमें हाई होनी चाहिए। तो ऑप्शन से बिल्कुल आपका सही है। ये भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं करना है। तो कैरी की जो एक्सप्रेशन होती है ए डॉट वी, तो ये हाई कब होगी, जब आपका ए भी हाई होगा, वी भी हाई होगा। तो ए हाई और बी हाई। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, आपको कॉम्प्लीमेंट बता रहे हैं ए प्लस ए का बार बी। तो ए प्लस ए का बार बी यानी कि वाई इक्वल टू आपको बताना है ए प्लस ए का बार वी का कॉम्प्लीमेंट। तो इसका कॉम्प्लीमेंट यानी कि ये, तो इसमें कॉम्प्लीमेंट का रूल होता है फ्रेंड, जिस पे अगर कॉम्प्लीमेंट है उस पे लग जाएगा, उस पे हट जाएगा, और जिस पे कॉम्प्लीमेंट नहीं है उस पे लग जाएगा। और एंड का हो जाएगा और का हो जाएगा एंड। तो सीधा सीधा आप सॉल्व करिए, तो ए पे बार यहाँ पे लग जाएगा और ये और का हो जाएगा एंड, और यहाँ ए का बार वी, इस पूरे पे कॉम्प्लीमेंट एक और आएगा। अगेन इसमें कॉम्प्लीमेंट रूल अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए का बार डॉट, देखिए ए पे कॉम्प्लीमेंट है तो ये हट जाएगा, क्योंकि डबल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो डबल कॉम्प्लीमेंट का मतलब न्यूट्रल हो जाएगा, वो कॉम्प्लीमेंट हट जाएगा, प्लस बी का बार। तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का बार ए और प्लस ए का बार वी का बार। तो ए का बार ए हमेशा फ्रेंड क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि किसी भी कॉम्प्लीमेंट का, किसी भी वेरिएबल का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन हमेशा 0 होता है। तो आपका आंसर आ जाएगा ए का बार वी का बार। तो देख रहे होंगे यहाँ पे ऐसा कोई भी आंसर नहीं है। तो अगर हम इस तरह का कोई भी आंसर नहीं है तो अब आंसर लाना है, तो इस आंसर को आप अगेन कॉम्प्लीमेंट करिए। तो हमने बताया था ए का जो कॉम्प्लीमेंट अगर आप करते हैं तो एंड का हो जाता है और का हो जाता है एंड। तो और का हो जाएगा एंड, तो ए डॉट बी आ जाएगा और दोनों पे अलग अलग कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा। तो आंसर हमारा मैच कर गया। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड, इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन आपको गलत नहीं करने, इसमें नंबर आपको नहीं गंवाने हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द आउटपुट एक्स। तो आपको आउटपुट निकालनी है एक्स फॉर द गिवन लॉजिक सर्किट। तो गिवन लॉजिक सर्किट, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं और गेट लगा हुआ है, तो यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा ए प्लस वी मिलेगा। यहाँ पे लगा हुआ है आपका एंड गेट, ये है आपका एंड गेट। तो एंड गेट मतलब एक इनपुट ये हो गई, दूसरी इनपुट आपकी सी हो गई। तो आपका आउटपुट एक्स इक्वल टू जो आपका मिलेगा, एक्स इक्वल टू जो आपका मिलेगा वो मिलेगा, एक इनपुट है आपकी ए प्लस वी, और क्योंकि एंड गेट है तो इसका सी के साथ मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए सही है ऑप्शन से आपका इतना ही, इसको आगे सॉल्व नहीं किया गया है, इतने में ही आपका आंसर आ गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, हमने अभी सॉल्व किया था एक मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट को लेके, अब आ गया आपका हमारा पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट को लेके। तो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में जैसा कि हमने आपको बताया था, डिफ्लेक्शन क्या होता है, आई के प्रोपोर्शनल होता है। पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में डिफ्लेक्शन आई के प्रोपोर्शनल होता है, और तभी क्योंकि इसका डिफ्लेक्शन आई के प्रोपोर्शनल होता है इसलिए इसका स्केल हमेशा क्या होता है, लीनियर होता है। अच्छा, स्केल लीनियर होता है। दूसरा, क्योंकि डिफ्लेक्शन आई के प्रोपोर्शनल है इसलिए डिफ्लेक्शन आई के प्रोपोर्शनल है, इसलिए ये क्या करता है फ्रेंड, सिर्फ डीसी वैल्यू को मेजर करता है, एसी को मेजर नहीं करता है। क्योंकि अगर एसी के लिए इसका यूज़ करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू में तो ये मेजर कर लेगा, लेकिन एसी जब नेगेटिव होगी तो उसका स्केल नेगेटिव कैसे जाएगा। तो
ये प्रॉब्लम होती है, इसलिए ये सिर्फ डीसी वैल्यू को मेजर करता है। सबसे पहली बात, पीएमसी इंस्ट्रूमेंट में डिफ्लेक्शन जो है आई के प्रोपोर्शनल होता है, डीसी को मेजर करता है और स्केल इसका लीनियर होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट द डिग्री ऑफ कन्फॉर्मिटी एंड क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू। तो फ्रेंड, जो क्लोजनेस विद द ट्रू वैल्यू जो होता है वो आपका रिप्रेजेंट करता है एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी हमेशा ट्रू वैल्यू के साथ निकटता आपकी दिखाता है, यानी क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। इस तरह के क्वेश्चन, ये जो कॉन्सेप्ट है बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट आपको भूलना नहीं है। ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल कंफर्म करने हैं, तभी आपका रैंक ला पाएगा, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। और जितना भी हो आपको मिस्टेक आपको कम करनी है। तो फ्रेंड, अब अगला क्वेश्चन है, एक्सओर गेट जो होता है प्रोड्यूस एंड आउट, एक्सनॉर गेट जो होता है। तो सबसे पहले तो हम एक्सनॉर गेट का सिंबल यहाँ पे बना लेते हैं। ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया वाई। तो एक्सनॉर गेट की जो एक्सप्रेशन होती है वो कुछ इस तरह होती है, ए एक्सनॉर वी, यानी कि ए वी प्लस ए का बार वी का बार। तो ये तो हो गई एक्सप्रेशन की बात। अगर हम बात करें इसकी ट्रुथ टेबल की, तो ट्रुथ टेबल कुछ इस तरह बनती है, ए वी वाई। अगर 0 0 है तो आउटपुट हमेशा 1 आएगी, 0 1 है तो आउटपुट 0 आएगी, 1 0 है तो आउटपुट 0 आएगी और 1 1 है तो आउटपुट 1 आएगी। तो देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया है, एक्सनॉर गेट की जो आउटपुट है कब प्रोड्यूस होगी, जब, तो एक्सनॉर गेट की आउटपुट जब प्रोड्यूस होगी जब हमारी इनपुट सेम हो। तो या तो 0 0 हो या फिर 1 1 हो, फॉर 2 इनपुट के लिए, मतलब 2 इनपुट एक्सनॉर गेट की यहाँ बात की गई है। तो अगर सेम हो हमारी इनपुट तो एक्सनॉर गेट की आउटपुट आपकी सेम होगी। अगर एक्सओर गेट की बात करें तो इनपुट डिफरेंट होने पे आउटपुट आपकी प्रोड्यूस होती है। तो फ्रेंड, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, गलती आपको नहीं करनी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन टर्म ऑफ एनर्जी बैंड, एनर्जी बैंड के टर्म में आपका जो इंसुलेटर होता है, देखिए ये होता है आपका कंडक्शन बैंड, ये होता है वैलेंसी बैंड और बीच में आपका फॉरवर्ड एनर्जी बैंड। तो इंसुलेटर में क्या होता है, वैलेंसी बैंड फुल, कंडक्शन बैंड बिल्कुल नहीं, कंडक्शन बैंड आपके खाली होते हैं। वेरी स्मॉल एनर्जी गैप, नहीं, एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होता है, मतलब ये वाला एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होता है इन टर्म ऑफ इंसुलेटर। उसके बाद अगर हम बात करें मॉडरेट एनर्जी गैप, बिल्कुल नहीं, फुल वैलेंस बैंड। तो वैलेंस बैंड आपके फुल होते हैं, तो इंसुलेटर में आपके वैलेंस बैंड आपके फुल होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ ए एंड बी आर द लॉजिकल इनपुट टू द फॉलोइंग सर्किट, तो ए और बी आपका लॉजिकल इनपुट है इस फॉलोइंग सर्किट में। तो इस सर्किट में तो आपको बताना है कि कौन सा रिलेशन ये इस्टेब्लिश कर रहा है। तो फ्रेंड, सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि जो डायोड होता है वो काम कैसे करता है। तो डायोड की वर्किंग जो होती है, एक ये होता है एनोड टर्मिनल, ये होता है कैथोड टर्मिनल। तो डायोड जब भी ऑन होगा, यानी कि एनोड का पोटेंशियल अगर ज़्यादा है, ज़्यादा का मतलब यहाँ पे 5 वोल्ट है एनोड पे, कैथोड पे 2 वोल्ट है, तो देखिए एनोड का पोटेंशियल ज़्यादा है कैथोड की तुलना में, तो ये डायोड ऑन हो जाएगा और ऑन की तरह काम करेगा। कोई भी करंट या वैल्यू एनोड से कैथोड की तरफ पास कर जाएगी। तो ये तो हो गई इसकी फ्रेंड वर्किंग। तो अब ये सर्किट कह रहा है कि आपको पहचानना है कि कौन सा सर्किट है। तो सबसे पहले तो हम इसको सर्किट बना लेते हैं, तो इसको हम कर देते हैं इरेज। तो सबसे पहले हम सर्किट इसका ड्रॉ कर लेते हैं। कुछ इस टाइप का आपका सर्किट दिया हुआ है, ये रजिस्टर है, इसके अक्रॉस हम वाई ले रहे हैं, ये ए है इनपुट, ये वी है। तो चलिए ए बी और वाई, अगर ए आपका 0 है और बी आपका 0 है, यानी कि दोनों 0 0 है, तो दोनों डायोड ऑफ रहेंगे। ऑफ रहेंगे तो आउटपुट आपको कोई करंट मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी, क्योंकि दोनों ही ऑफ है, तो 0। अगर ए आपका 0 है, बी आपका 1 है, बी आपका 1 है, यानी कि बी का आपका एनोड हायर पोटेंशियल पे है कैथोड की तुलना में, क्योंकि यहाँ पे ये देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पे ये ग्राउंड कर रखा है, मतलब कैथोड को हमेशा 0 से जोड़ा गया है। तो बी का पोटेंशियल आपका, एनोड का पोटेंशियल हायर है, मतलब बी ऑन हो जाएगा। तो बी ऑन हो जाएगा तो बी से करंट होती हुई रजिस्टर में फ्लो हो जाएगी, तो आउटपुट मिल जाएगी। तो आउटपुट मिल जाएगी। अगर हम बात करें ए अगर आपका हाई है, बी आपका लो है, तो ए हाई है तो ए पे आपका ऑन हो जाएगा, ए से करंट फ्लो होती हुई रजिस्टर में आपको मिल जाएगी। अगर दोनों ही आपके हाई हैं तब दोनों से ही करंट फ्लो होती हुई आपको रजिस्टर में मिल जाएगी।
तो ये जो एक्सप्रेशन है, दोनों इनपुट लो होने पे इनपुट आपको लो मिल आउटपुट आपको लो मिल रही है, बाकी आपका अगर कोई भी एक इनपुट आपकी हाई होती है या दोनों इनपुट आपकी हाई होती है तो आउटपुट आपकी हाई मिल रही है। तो ये है आपकी ऑर गेट की, तो ए प्लस वी वाली ये एक्सप्रेशन है ऑर गेट की। तो सही आंसर है आपका ऑर गेट सी इक्वल टू ए प्लस बी। तो ये है जो आपकी ऑर गेट की एक्सप्रेशन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, 100 मेगावाट का स्टीम स्टेशन है जो कि कोल ऑफ क्लोरोफिक वैल्यू आपको दी हुई है, थर्मल इफिशिएंसी आपको दी हुई है स्टेशन की 30%, इलेक्ट्रिकल इफिशिएंसी आपको दी हुई है 92%, ओवरऑल इफिशिएंसी आपको निकालनी है। तो फ्रेंड बहुत आप क्वेश्चन पे मत जाइए, सिर्फ आपको ओवरऑल इफिशिएंसी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो ओवरऑल इफिशिएंसी जो होती है वो होती है आपकी थर्मल इफिशिएंसी इंटू इलेक्ट्रिकल इफिशिएंसी। तो थर्मल इफिशिएंसी आपको दी हुई है 30% और अपॉन 100 हो जाएगा, इंटू 92 अपॉन 100। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 27.6%। तो सही आंसर है इतना। तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए, ओवरऑल एफिशिएंसी होती है थर्मल इंटू इलेक्ट्रिकल अपॉन 100, अपॉन यहाँ पे 100 भी लिख लीजिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, काफ़ी स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ ए थर्मल पावर प्लांट, तो थर्मल पावर प्लांट की ओवरऑल एफिशिएंसी जो होती है फ्रेंड 25 से लेकर 30% तक निकल कर आती है, काफ़ी कम एफिशिएंसी इसकी होती है। तो 25 से लेकर 30 यानी कि 29% में ये आपका फिट बैठेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड आपका वेरी लो रेजिस्टेंस, अगर बहुत लो रेजिस्टेंस मेजर करना है लेस देन 1 ओम, तो हम यूज़ करते हैं फ्रेंड केल्विन डबल ब्रिज का, केल्विन ब्रिज का यूज़ करते हैं वेरी लो रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए। अगर हम बात करें मीडियम रेजिस्टेंस मेजर करना है तो मीडियम रेजिस्टेंस के लिए हम यूज़ करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। तो मीडियम के लिए हम यूज़ करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। और अगर हम बात करें हाई रेजिस्टेंस के लिए तो हाई रेजिस्टेंस के लिए हम यूज़ करते हैं मेगर। तो चलिए फ्रेंड देख लेते हैं आपका अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड लाप्लास आपका ट्रांसफॉर्म आपको पूछा गया है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपका पूछा है ut इक्वल टू है, देखिए 1, ut जो है आपका 1 है t से 0 से ज़्यादा के लिए और 0 पर। तो ये 0 से ज़्यादा के लिए और 0 पर आपका 1 है, और ut इक्वल टू 0 है t लेस देन 0 के लिए, यानी कि ut इक्वल टू आपका 0 है लेस देन 0 के लिए। तो देखिए ये आपका 0 है यहाँ पे, लेस देन 0, 0 से कम के लिए आपका 0 है और 0 से ज़्यादा के लिए 1 है। तो ये जो सिग्नल है आपका स्टेप सिग्नल है, तो यूनिट स्टेप आपका सिग्नल है ये सिग्नल। तो यूनिट स्टेप सिग्नल का जो लाप्लास होता है वो होता है 1/s। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था फ्रेंड, आपको इन क्वेश्चन में आपको गलती नहीं करनी है। ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी होते हैं, लेकिन आपको लगते हैं टफ क्वेश्चन से, लेकिन अगर आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ें तो बिल्कुल ईजी होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आपका अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए डीसी मोटर, तो डीसी मोटर में जो कम्यूटेटर होता है, डीसी मोटर में जो कम्यूटेटर होता है वो आपका किस लिए यूज़ किया जाता है? तो वो आपका किया जाता है डीसी करंट, तो कन्वर्ट आपका डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए। तो डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए एज ए मैकेनिकल रेक्टिफायर की तरह आपका कम्यूटेटर यूज किया जाता है। तो ये काफ़ी रिपीट होता है ये क्वेश्चन। तो ये सभी क्वेश्चन लगभग इन सभी जो कॉन्सेप्ट आज हमने क्लियर किए इनसे क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, तो इन कॉन्सेप्ट पे आपको गलती नहीं करनी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड आपका इन्वर्स लाप्लास आपका पूछा गया है। देखिए एक क्वेश्चन आपका इन्वर्स लाप्लास पे पूछ लिया जाता है हमेशा, तो इन्वर्स लाप्लास पे आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो इन्वर्स लाप्लास पे अगर आप बात करें तो इसका जो इन्वर्स लाप्लास होगा वो होगा e की पावर माइनस टी। साफ साफ दिखाई दे रहा है, e की पावर माइनस टी इसका इन्वर्स लाप्लास होता है। तो फ्रेंड ये हमने डिस्कस किए कुछ ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं, जिन कॉन्सेप्ट से बार बार यूपीपीसीएल क्वेश्चन पूछता है। तो फ्रेंड ऐसे क्वेश्चन आपको मिस नहीं करने हैं। आने वाले वीडियो में भी हम और भी क्वेश्चन लेते आएंगे, जो पुराने पेपर हुए हैं उनके क्वेश्चन ही लेते हुए आएंगे, जो बार बार रिपीट होते चले आ रहे हैं, जिससे आपका एक्यूरेसी बढ़ सके और नंबर बढ़ सके। तो फ्रेंड अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और आने वाले वीडियो की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप हमारे साथ और भी अपडेट पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप जाके टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं डाउट क्लासेस ई, या फिर यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं डाउट क्लासेस ई, तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा।
तो फ्रेंड बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमने डिस्कस किए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसा कि देखिए फ्रेंड, एक क्वेश्चन आपका लाप्लास से पूछ ही लेता है। उसके बाद अगर हम बात करें कम्यूटेटर से एक क्वेश्चन पूछ लेता है। अगेन हम बात करें सिग्नल सिस्टम से, स्टेप सिग्नल में हमने बात की तो इससे भी एक क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये पूरे कॉन्सेप्ट आपको कंफर्म करके रखने हैं। तो एक आपका रेजिस्टेंस से क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सा रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए हाई रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस, मीडियम रेजिस्टेंस, जनरली एक क्वेश्चन इससे पूछ ही लेता है। तो ये भी आपको आना चाहिए। उसके बाद इफ़िशियंसी पूछ लेता है पावर प्लांट की, ये भी आना चाहिए आपका। कभी कभी सोलार की इफ़िशियंसी पूछ लेना चाहिए, तो ये भी आना चाहिए आपको। उसके बाद आप बात करें थर्मल पावर प्लांट की इफिशियंसी निकालना आना चाहिए आपका। गेट से रिलेटेड क्वेश्चन जनरली पूछ लेता है, ज़रूरी नहीं है फ्रेंड यही क्वेश्चन आपका पूछे, कुछ घुमा के क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो फ्रेंड ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। आने वाली वीडियो में भी हम इसी टाइप के टॉपिक आपके लिए लेकर आएंगे जो रिपीट होते रहते हैं। तो फ्रेंड बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हमारे साथ जुड़ना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।